वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर से जुड़ा पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग आखिरी तक वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनको याद रखिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है। तो खालिस्तान का परिवहन करती है, तो यहाँ पे सही होगा वसा का परिवहन करता है। लसिका जो है किसका परिवहन करता है, वसा का परिवहन करता है। अगला प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सा वसा के पाइसी कारण में शामिल होता है। वसा के पाइसी कारण में शामिल होता है कौन, यकृत। वसा के पाइसी कारण में यकृत शामिल होता है। यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। वसा के पाइसीकरण में यकृत शामिल होता है। पाइसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है, कोमल दंतवल्क। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। यहाँ पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग होता है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर यानी 5 से 7 मीटर लगभग लंबी अत्यधिक कुंडलित जो की रचना होती है। अगला है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं, तो 8 कृंतक होते हैं। 8 कृंतक होते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि दांत के 4 प्रकार होते हैं और टोटल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के, चारों प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृंतक की बात करें तो 8 होती है इनकी संख्या। रदनक की बात करें तो 4 होता है। चौर्णक की बात करें तो 12 और अग्र चौर्णक 8 होते हैं, यानी टोटल मिलाकर के 32 होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है मल द्वार। अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है। बताइए कि मानव के किस तंत्र का हिस्सा है। मुख्य गुहिका जो है वो किसका हिस्सा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा पाचन तंत्र का हिस्सा है। मुख्य गुहिका जो है वो मानव के पाचन तंत्र का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि मुख्य गुहिका जो है वो मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहिका से शुरू होती है, यानी मुख से प्रारंभ होती है। मुख्य गुहिका में मुख्य रूप से दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग होती हैं। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होता है। अंकुर मौजूद होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग में की जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो इसके बारे में क्या बताया जाए, सब लोग को आराम से पता होगा, सिर्फ गैमेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाचन एंजाइम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में से हम यहाँ पे देखेंगे एमाइलेज होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और यहाँ पे हम आराम से पढ़ सकते हैं कि एमाइलेज पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। एमाइलेज स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधकों को सरल शर्करा को अवशोषित करने के लिए आसान बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। पेप्सिन, पेप्सिन आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खाली स्थान बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो ये बताइए किसके बारे में कहा जाता है।
तो पीत लवण जो है, पीत लवण ये बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी लाल हो जाएगा। इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, जो कि जो कि दृढ़ अम्ल, दृढ़ मतलब कि स्ट्रॉन्ग अम्ल हो जाता है। अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला सवाल आता है कि दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। दंत क्षय जो है वो किस पीएच स्तर पर शुरू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम पीएच पर जो कि दंत क्षय शुरू हो जाता है। अगला सवाल कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना, ऑप्शन डी। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लार एंजाइम खाली स्थान के पाचन में मदद करते हैं। जो लार एंजाइम होते हैं, लार एंजाइम वो किसके पाचन में मदद करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। अगला देखिए सवाल क्या बनता है। नेक्स्ट आता है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। तो अभी हमने जस्ट देखा एमाइलेज के बारे में, तो स्टार्च को तोड़ता है कौन, एमाइलेज। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम कार्य, जैसे एंजाइम कार्य की बात करें तो लाइपेज का कार्य तो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ये तीनों भी कई बार पूछा गया, तो इन तीनों को भी याद रखेंगे। अगला आता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो एक ही अम्ल का नाम जानते हैं जिसको हम लोग म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा कि HCl का अन्य नाम म्यूरेटिक अम्ल भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, और वो कौन है, तो पीत रस। ठीक है, पीत रस। पीत का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, और जमा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। इसके बाद अगला प्रश्न क्या बनता है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे कथन जो कि गलत है। तो चारों ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा कि स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ये पॉइंट गलत है। क्यों, तो हम चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, पाचन प्रक्रिया के चरण क्या क्या है, कैसे होते हैं, वो आप यहाँ पे समझो। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे पाचन कहलाती है। तो पाचन प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, उसके बाद होता है आपका पाचन। देखिए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, यानी इस तरह से होता है। 5 क्रम आप देख सकते हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। तो ये क्रम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें विलाई कहते हैं। विलाई, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे विलाई, जो कि हिंदी में रसांकुर के नाम से जाना जाता है, जिसे अंकुर भी हमने देखा था, रसांकुर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है, तो अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही आपका वही है कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पे सही हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन ऑप्शन बी। प्रोटीन को पेप्टाइड में, ऊपर में मैं आपको बताया हूँ कि ये पेप्सिन जो है यही कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? तो रिसेप्टर जो होता है वो हम कहेंगे रस संवेदी, रस संवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को पचाने का कार्य कौन करता है? मतलब बचाने का कार्य, सॉरी, परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये जो कार्य होता है वो बलगम करता है। बलगम, यहाँ पे देखिए, अम्ल की प्रक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जो कि एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती हैं। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है, जो आंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों पर एसिड से बचाने के लिए बलगम जो कि स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऊपर में हमने देखा था गाय में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस में सबसे छोटी होती है? छोटी आंत सबसे छोटी होती है तो वो है आपका शेर। शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होता है और सबसे बड़ा हमने गाय में देखा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो एक होता है EEG और एक होता है ECG। ठीक है, ECG होता है हृदय के लिए और जो आप जी देख रहे हैं यानी EEG जो होता है वो आपका मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, EEG जो है वो मस्तिष्क के लिए और ECG होता है हृदय के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग पीत रस को स्रावित करता है? तो ऊपर मैंने आपको गेस करने को बोला था कि आप बताइएगा, तो क्या होगा सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। मुझे पता है कि कमेंट कोई भी नहीं आने वाला, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका राइट आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जितने लोग देख रहे हैं तो चलो छोड़ो यार, कहने का कोई मतलब तो बनता है नहीं आप लोगों को। और फिर से वापस से वही क्वेश्चन है कि मानव में पीत का स्राव कहाँ से होता है? तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन को हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में लिख दिया कि जैसे कि बाइल का स्राव कहाँ से होता है? पीत रस को ही बाइल कहा जाता है, तो ये कहाँ स्रावित होता है आसानी से गेस करेंगे। और मानव पाचन तंत्र में खाली स्थान से पीत रस का स्राव होता है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही है, बस घुमाया गया। और अब यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो हमने क्या बताया कि पीत का जो स्रावण होता है वो आपका यकृत से होता है, लेकिन जमा जो होता है वो पित्ताशय में होता है, तो यानी पीत में होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल ये है कि पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो डी होगा। पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूट जाते हैं। अंततः प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? मानव जो है इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो सेलुलोज को नहीं पचा सकते, ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। सेलुलोज को नहीं पचा सकते। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि पॉलीमर का रूप ले लेता है। अगला है कि खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है, वो आपका सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज असहिष्णुता जो है वो क्या होता है? तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आएगा वो है आपका ऑप्शन डी। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दूध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा और इसके बारे में आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो पाचन से रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जाता है। तो मनुष्यों में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो स्टार्ट होता है
मुख से, ठीक है, मुख से और छोटी आंत में संपन्न होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, आप चाहे तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत का ही एक भाग होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये भी पूछा जाता है कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है, कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आई नो कि आप लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।